जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आई एस माई टारगेट पे। तो दोस्तों हर दिन के भांति जो है इसमें प्री में जो पूछा गया है प्रश्न उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो इससे पहले हम GS1 GS2 GS3 GS4 पेपर को सॉल्व करके 10-10 प्रश्न सॉल्व किए हैं। सभी का एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग वहाँ जाकर के विजिट कर सकते हैं, ठीक ना। तो जो नए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा तभी तो इस तरह का डेली अपलोड करेंगे ना, नहीं तो बाकी तो सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो बीच में छोड़ देंगे। हम अपना तैयारी तो करते ही रहेंगे, बाकी जानते ही हैं। तो तैयारी तो रुकने वाले है नहीं, इसीलिए यदि सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग को भी एक एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करने से पहले बता दें कि ये क्लास जो है आज हम सॉल्व करेंगे कौन सा, तो प्रश्न संख्या 36 से सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 36 से सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है कि अभी तक में हमने क्वेश्चन 35 तक कवर कर लिए हैं। जो भी नहीं देखे हैं वो पीछे जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सिविल सर्विस में पी में जो पूछा जाता है, मतलब जो पूछे हैं, पूछा जाता भी है, तो ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये अगली बार जो पूछे थे उन्हीं को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखने के साथ साथ उनको सॉल्व भी कर रहे हैं आप लोगों के साथ लाइव में। तो देखिए सिविल सर्विस PT का एग्जामिनेशन 2024 में हुआ था और सेट 1 है, GS पेपर 1 हुआ था। जो GS प्री में 2 पेपर होते हैं ना, GS1 और CSET। तो GS1 में सेट A लिए हैं, तो सेट A में हमने 35 सवाल लगभग सॉल्व कर दिए हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 36 से। तो चलिए प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना है, शॉर्ट लिस्ट सिर्फ आंसर को देख के निकलना है। तो देखिए प्रश्न कह रहे हैं 36 की निम्नलिखित में से किनमें हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है। तो देखिए ऑप्शन, यहाँ कभी कभी इनमें जो प्रश्न रहते हैं, जैसे प्री में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका बहुत हद तक यदि आप ऑप्शन को ही जानिएगा तो इनका आंसर आसानी से पकड़ लीजिएगा। जैसे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिए दिए हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुना है। तो एक कूट जो दिए हुए हैं इसमें देखिए कॉमन क्या है, एक। यहाँ भी A में भी है, B में भी एक है और C में नहीं है, D में एक है। तो अब यहाँ दूसरा कॉमन क्या है, 2। तो B में भी 2 है, C में भी 2 है, D में भी 2 है। और तीसरा कॉमन क्या है, 3। तो 3 देखिए 1 2 केवल 2 गो में है 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमको 1 या 2 का यदि हमको आंसर मिल जाते हैं, यदि 1 या 2 गलत होते हैं तो इस तरह से हम एलिमिनेट करके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रयास करते हैं 2 का आंसर जानने का। तो देखिए 2 में क्या कह रहे हैं, कथन 2 कह रहे हैं कि चल वातानुकूलन प्रणाली। तो निम्नलिखित में से किन में हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है। तो हाइड्रोजेलों का प्रयोग किस में होता है, तो इनमें नहीं होता है। किसमें, तो इसमें क्या कहते हैं, चल वातानुकूलन प्रणालियों में नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते हैं, देखिए चल वातानुकूल प्रणाली जो है, हाइड्रोजेलो आमतौर पर जो है चल वातानुकूलन प्रणालियों में उपयोग नहीं किए जाते हैं। इन प्रणालियों में मुख्य रूप से शीतलक यानी कि रेफ्रिजरेंट 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 शीतलक कहते हैं, सीधी सी बात जानिए, शीतलक जो है और अन्य यांत्रिक घटकों का उपयोग होता है, लेकिन हाइड्रोजेलों का उपयोग नहीं होता है। तो हाइड्रोजेलों का उपयोग इसमें नहीं होता है। तो 2 क्या हो गया, गलती हो गया। अब इस तरह से हम देखिए तो 2 कहाँ कहाँ है, तो वो सारा एलिमेंट हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएंगे। ये देखिए ये भी गलत हो गए, ये भी गलत हो गए, ये भी गलत हो गए। अब जो बच गए वो क्या है, इनका आंसर है। इसका मतलब एक जो है सही है, ऑप्शन A इनका सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरह से इनका आंसर हम जान लिए। अब प्रश्न संख्या 37। तो देखिए प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 37 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है। तो इसका सही जवाब होंगे जल वाष्प, ऑप्शन D। तो देखिए जल वाष्प इसलिए होंगे कि हाइड्रोजन ईंधन सेल का जो कार्य है, ठीक ना, हाइड्रोजन ईंधन सेल का जो कार्य है, हाइड्रोजन ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक क्या है, एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे बिजली में परावर्तित करता है। तो इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन ईंधन सेल के एनोड पर, कहाँ, सेल के एनोड पर, और ऑक्सीकृत होता है, और जिससे प्रोटॉन H+ और इलेक्ट्रॉन E- उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली के माध्यम से कैथोड तक जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एक बाहरी सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। तो जिससे बिजली क्या होता है, उत्पन्न होती है। तो कैथोड पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मिलकर पानी यानी कि H20 H2O
H2O बनाते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन ईंधन सेल का एकमात्र उप उत्पादक यानी उत्सर्जन आमतौर पर जल वाष्प द्वारा ही होता है। इसीलिए इनका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है ये भी प्रश्न। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। तो देखिए प्रश्न जो 38 का है वो क्या कह रहे हैं। प्रश्न 38 कह रहे हैं गाइस, हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? तो अब देखिए सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई, पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर कहते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ सिंचाई पानी की बात कर रहे हैं, यानी कि ये पानी का बात कर रहे हैं, भंडारण का तो बात कर रहे नहीं। पंप स्टोरेज की बात करने रहे हैं जो कि दीर्घकालिक तक इसको पति करेंगे। तो दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण ये इनका सही होगा, ठीक है ना। अब काहे से होंगे ये भी बताते हैं। तो ऑप्शन बी इसलिए नहीं था सही क्या कि धान या अनाज फसलों की उत्थान सिंचाई, ये भी सिंचाई से रिलेटेड था। और वर्षा जल संचय प्रणाली ये भी सीढ़ीनुमा सिंचाई से रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इस तरह से भी देखिएगा कभी कभी प्रश्न में ही आंसर छुपा रहता है, तो ठीक उसी प्रकार इसमें आंसर छुपा हुआ था। तो बहुत ही इजी ये प्रश्न थे। और ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये दो को तो ईजी थे, ठीक है। बाकी इसमें चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए तभी आप टिक कर पाइएगा। बाकी इनको देखिए, दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण क्यों हुआ? तो वो देखिए दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण इसलिए होगा कि पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि ग्रिड में ऊर्जा को संग्रहित करना और मांग के अनुसार जितना डिमांड है सामने सप्लाई का उतना ही देता है, तो बिजली प्रदान करता है। और जो इसे दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण का एक महत्वपूर्ण साधन भी बनाता है। तो ये बहुत दिनों तक जो है स्टोर रहते हैं, ठीक ना। तो इसलिए ये इनका सही जवाब हो गया, ठीक ना। यहाँ बात करते हैं प्रश्न संख्या 39 की। मेब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चाएं प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? तो इनका चर्चा किस संदर्भ में की जाती है? तो ऑप्शन में देखिए कहा है सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकियां। तो बात करते हैं, पहले बारीकी समझना होगा तभी इनमें आंसर को आप पता कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मेब्रेन बायोरिएक्टरों के बारे में कह रहे हैं ना। तो मेब्रेन बायोरिएक्टरों के बारे में जानते हैं। तो देखिए मेब्रेन बायोरिएक्टरों का जो उपयोग सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकियों में क्या होता है, ये नहीं किया जाता है। सहायता प्रजनन प्रौद्योगिकियों में क्या होता है, प्रजनन का उपयोग इनका मतलब मेब्रेन बायोरिएक्टरों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इन प्रौद्योगिकियों में मुख्य रूप से चिकित्सा प्रक्रियाएं और प्रयोगशाला तकनीकें शामिल होती है, इसलिए इसमें नहीं किया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो देखिए ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं, ऑप्शन बी कह रहे हैं औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकियां। तो देखिए औषधि डिलीवरियां, जबकि ये जो प्रौद्योगिकियां है, जबकि झिल्लियों यानी कि मेब्रेन, झिल्ली मतलब मेब्रेन होते हैं, तो अब झिल्ली ही बोलेंगे। तो झिल्लियों का उपयोग नैनो प्रौद्योगिकियों में औषधि डिलीवरी के लिए क्या जा सकता है? तो मेब्रेन बायोरिएक्टर, ठीक ना। तो शब्द विशेष रूप से इस संदर्भ में उपयोग नहीं किया जाता है। तो मेब्रेन बायोरिएक्टर एक संपूर्ण प्रणाली को संदर्भित करता है, ना कि केवल औषधि वितरण के लिए तो उपयोग की जाने वाली झिल्ली को, ठीक ना। तो ये भी लगभग में नहीं होगा, ठीक ना। तो ये भी नहीं है। तो अब बात करते हैं ऑप्शन सी का। तो ऑप्शन सी देखिए क्या कर रहा है, टीका यानी कि वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकियां। तो देखिए टैक्सिम याद आ जाते हैं, टीका वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकियां। टैक्सिम याद आ जाए, टैक्सिम एक सुई इंजेक्शन है, ठीक ना। तो टैक्सिम का अलग अलग काम होते हैं, मेडिसिन वाले को मालूम होंगे। तो यहाँ टीका वैक्सीन जो है, तो उत्पादन प्रौद्योगिकियां इनके बारे में जान लीजिए। देखिए टीका उत्पादन में विभिन्न जैव रासायनिक और इंजीनियरिंग प्रक्रियाएं शामिल होती है, लेकिन मेब्रेन बायोरिएक्टर इस प्रक्रिया का एक विशिष्ट और केंद्रीय पहलू नहीं है। क्लियर है? ये भी इस तरह से गलत। अब जो बच गया ये क्या है, इनका आंसर। तो चलिए इनको टिक कर देते हैं, ताकि एक बचा तो यही आंसर होंगे। तो आंसर अपशिष्ट जल संशोधन प्रौद्योगिकियां है। तो अब ये कैसे होंगे, तो देखिए मेब्रेन यानी कि झिल्ली बायोरिएक्टर एक अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली है जो पारंपरिक सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया को झिल्ली निस्पंदन के साथ जोड़ती है। तो इस प्रणाली में एक जैविक प्रतिक्रियाकर्ता यानी कि बायोरिएक्टर में सूक्ष्म जीव कार्बनिक प्रदूषकों को विघटित करते हैं और फिर एक
झिल्ली प्रक्रिया का उपयोग करके उपचारित पानी को ठोस पदार्थ और सूक्ष्म जीवों से अलग किया जाता है। तो इस कारण से मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा मुख्य रूप से अपशिष्ट कहाँ, तो अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में की जाती है। क्लियर है? तीसरी इनका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन इनका डी। अब बढ़े आगे तो देखिए प्रश्न संख्या 40 पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 40 कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधित दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन ए बॉन्ड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, शेयर स्टॉक बाजार। तो अब बात करते हैं, सब ऑप्शन को ऐसे देखिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं लेन देन से संबंधित दायित्व यानी कि लिखित लेन देन, इंस्ट्रूमेंट लिखित लेन देन की बात करें, उधार लेना और देना यानी कि ब्याज पे पैसा लेंगे पुनः वापस देंगे, तो इस तरह से कह रहे हैं। तो इसमें से कौन सा है? तो देखिए बॉन्ड बाजार तो सर्वप्रथम पहले ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ये बॉन्ड बाजार जो है, बॉन्ड बाजार बॉन्ड दीर्घकालिक ऋण साधन होते हैं जो सरकार या निगमों द्वारा पूंजी जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। तो जबकि बॉन्ड को संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन संपार्श्विकृत यानी कि उधार लेन देन संबंधित दायित्व विशेष रूप से बॉन्ड बाजार से जुड़े लिखित नहीं है। समझ गए ना? इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। तो देखिए ऑप्शन बी विदेशी मुद्रा बाजार। तो विदेशी मुद्रा बाजार की बात करें तो विदेशी मुद्रा बाजार विभिन्न मुद्राओं के व्यापार से संबंधित है और यह उधार और ऋण देने का बाजार नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब बात करें सी। तो सी देखिए मुद्रा बाजार जो है यह एक अल्पकालिक ऋण बाजार है जहां वित्तीय साधन 1 वर्ष या उससे कम की परिपक्वता अवधि के साथ व्यापार करते हैं, यानी कि ये 1 साल या अल्प दिनों के लिए देते हैं, यानी कि ये ब्याज पे पैसा देते हैं। ठीक ना? तो इस तरह से इनका ऑप्शन सी हो गए। तो अब डी भी देख लीजिए। डी जो है शेयर स्टॉक बाजार है ना, तो इसमें जो है शेयर बाजार मुख्य रूप से इक्विटी की खरीद और बिक्री से संबंधित है, इसलिए ये लोन नहीं देते, मतलब ये पैसा प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये गलत है। तो ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाए। अब प्रश्न संख्या 41। तो देखिए प्रश्न संख्या 41 को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 प्रश्न को टारगेट रखते हैं। 1 2 3 4 5, लगभग 5 प्रश्न उड़ गए। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस पर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करने के बाद आप लोगों का समय ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है ना? तो थोड़ा थोड़ा करके ही डेली प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा नहीं कि बीच में एक दिन इकट्ठे पूरा हाई मोटिवेशन ले लिए इकट्ठे, मतलब पूरा कर दे फिर अगले दिन से स्टॉप, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे करके सारा कवर करते जाएंगे। टेंशन मतलब टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो चलिए एक बार कह रहे हैं आप लोगों के माइंड में है कि 41 बता ही दे तो बता देते हैं। तो देखिए किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? ये इकोनॉमिक्स से बहुत ही इजी प्रश्न है। किस तरह से किया जाता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा एक महिला की गर्भधारण आयु, यानी कि जब वो गर्भधारण करते हैं तो गर्भधारण की आयु से लेकर के महिला की मृत्यु तक उनसे जितने भी शिशु जन्म लिए हैं तो उन जीवित बच्चों की औसत संख्या से पता लगाया जाता है। ठीक है ना? तो क्या प्रजनन दर कह रहा है ना, ऐसा नहीं कि आय के बारे में। बाकी ये ऑप्शन डी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इनको कल हम सॉल्व कर देंगे, हालांकि ऑप्शन डी है। ठीक है? तो अब बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके। तो तब तक के लिए इनको अब ऑफ कर देते हैं। तो अब कुछ बातें कर लेते हैं। कुछ बातें ये कर लेते हैं कि एक भाई कमेंट किए थे कल जब हम वीडियो अपलोड कर रहे थे, तो उनका कमेंट नहीं देख पाए, हालांकि परसों ही कमेंट किए थे। वो गाइडेंस मांग रहे थे, यानी कि यूपीएससी से रिलेटेड उनको गाइडेंस चाहिए हमसे। तो सबसे पहले तो उन भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा मैसेज जो किए थे सर का मतलब सर कह के बोले थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। आप हमको छोटा भाई मानिए या बड़ा भाई मानिए, ठीक है, या दोस्त। सबसे बेस्ट है कि फ्रेंड, दोस्त मान लीजिए। ठीक है ना? तो जो भी प्रश्न पूछिए तो दोस्त करके ही थोड़ा, समझ गए आप लोग, तो मैसेज कीजिएगा। तो बाकी सारा आप लोगों का डाउट जो है क्लियर ज़रूर कर देंगे। बस आज तो संडे है, हालांकि अगले संडे प्रयास करेंगे लाइव आने का। जैसे लाइव आएंगे तो उसमें हम आप लोगों का जो भी प्रश्न किए हैं
सबको सॉल्व कर देंगे। तो आपका जो गाइडेंस है सारा बता देंगे कि किस तरह से तैयारी प्रारंभ करना चाहिए। हम भी एक स्टूडेंट है, कहाँ से तैयारी प्रारंभ की है हम अपना भी बताएंगे आप लोगों को, और किस तरह से जो है हम यहाँ भी बराबर सॉल्व करते रहते हैं। तो हालांकि ये 5 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा नोट्स का कॉपी पलटाना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है, ठीक ना। तो प्रत्येक सब्जेक्ट जितना भी प्रश्न है सबका अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग सब्जेक्ट से आए हैं, ठीक ना। तो सभी को एक एक जगह जोड़ के एक जगह किया हुआ है, तो इसलिए यूपीएससी थोड़ा हार्ड हो जाते हैं। उतना भी हार्ड नहीं है, थोड़ा हार्ड हो जाते हैं। तो हमको तो लगता है कि जितना सॉल्व लगभग 1.5-2 महीना से अभी पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, तो तब ये से जो सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको लगता है सबसे ज़्यादा इनसे ज़्यादा यदि डिफ़िकल्ट प्रश्न होते हैं तो एसएससी जेईई नीट सब में होते होंगे, ठीक है ना। इसमें उतना हार्ड नहीं होते हैं जहाँ तक हमको अनुभव हुए। बाकी तो पता नहीं, यदि कह रहे हैं आप लोग हार्ड है तो सब हो सकता है हार्ड होंगे। बाकी चलिए, प्रश्न तो आज देख ही लिए पीवाईक्यू। बाकी जब अपना लोग का समय आएंगे, जब अपना लोग का समय में सॉल्व कर लेंगे, जब मतलब यानी कि हमारा समय आएंगे 26 में, जब हम बैठेंगे एग्जाम में, तो उस टाइम यदि हम प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, तब हम अपने आप को समझेंगे कि नहीं आसान था। यदि नहीं कर पाए तब तो हार्ड, ये हम भी यही कहेंगे कि हार्ड प्रश्न पूछे थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल। आज बातचीत बहुत हो गई। बाकी आप लोगों का जो भी प्रश्न है पूछ लीजिएगा कमेंट करके, उनका आंसर हम अगले संडे को लाइव आएंगे, लगभग 9 से 10 के बीच हम लाइव आएंगे, तो उसमें जवाब दे देंगे। तब तक के लिए आप लोग इस तरह स्टडी करते रहें। मिलते हैं फिर कल। लव यू बाय बाय, गुड नाइट। थम्स अप करके जाइएगा।